नौकरी लगने के बाद कोई ऐसे 3 चीजें जो आपको लगता हो यार मजा आ गया? तो सरकारी नौकरी लगने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है बंदे में। जब रिलेटिव्स उनसे पूछा करते थे भाई कि बेटा बेटा क्या करता है, मैं मेरी अम्मा बड़ी झिझकती थी कि मतलब क्या बताऊँ, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहा, नौकरी भी नहीं लग रही, कर क्या रहा है। ये तैयारी वाला फेज ना, ये कैसे चलता है कि कुछ भी नहीं जानते, हम्म, फेमिलियर होने लगे, बिल्कुल। तैयारी ठीक ठाक होने लगी, अब वेट करते रहो किसका हाँ, वैकेंसी आएगी, वैकेंसीज का। सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब वो कितना लंबा प्लेटू चलेगा अब उसका नहीं पता। ये वाला जो फेज है ना, ये सबसे खतरनाक है। यहाँ तो क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, शुरू में भी सब कुछ नया जान रहे हैं, फेज में आ रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं। लेकिन जब ये फेमिलियर हो गए, वो वेट ही किए जा रहे हैं, कब वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, कुछ नहीं पता। कभी कोई यूट्यूबर अपनी बुक लॉन्च करने के लिए कह देता है कि अभी अभी मैं आने वहां से वाली पूछ है। के आया हूँ, मुझे ही बताया उन्होंने कि बस आएंगी अभी। हेलो भाई, कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए, और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, जिसमें हमारे साथ है कार्तिक सर, जिनका पहले केवीएस में सिलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद वेटिंग लिस्ट में इनका डीएसएसबी में सिलेक्शन हुआ। डीएसएसबी में एमसीडी या डीओई कहाँ इनका सिलेक्शन हुआ है, कितने कितने इनके मार्क्स थे, इंटरव्यू कैसा गया, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की, सारा इनका एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जरूर बात करेंगे कि भाई केवीएस बढ़िया है या डीएसएसबी, या दोनों में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल, थैंक यू भाई, है ना? बहुत अच्छा तो लगा आपसे मिलकर भाई। थैंक यू। तो थोड़ा सा एक बार अपने बारे में बता दीजिए, हालांकि मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, पर फिर भी आप एक बार थोड़ा सा चलो भाई, तो सबसे पहले मेरा नाम कार्तिक चौहान, और मैंने डीएलएड करी थी अपनी कंप्लीट 2019 में। सबसे पहले मैंने कोचिंग कर ली थी अध्ययन मंत्रा से। एक बार कोचिंग करी, नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बस कोचिंग के भरोसे थे। वो आगे मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। दोबारा डीटीपीएस भी पेपर दिया, दोबारा भी दो वैकेंसीज आई थी, एक बार एनडीएमसी की, एक बार डीओई की, मतलब एक साथ आई थी, दोनों एग्जाम एक साथ हुए थे, बट अलग अलग एग्जाम हुए थे। तो वो दी, उसमें भी जैसे भाई ने बताया 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से रह गया। फिर केवीएस में फाइनली हुआ, और फिर बाद में वापस से डीटीपीएसबी में हो गया वेटिंग लिस्ट के थ्रू। अभी मैं एनडीएमसी में वर्किंग हूँ, जो डीटीपीएसबी के थ्रू रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें वर्किंग हूँ अभी। उसमें मेरा स्कोर था 160.11, और डीओई का भी मैंने एग्जाम दिया था, जो मैंने बताया उसके साथ हुआ था, उसमें मेरा स्कोर था 158.15। ठीक, तो मतलब दोनों में आप पॉइंट से ही रहे थे? दोनों में मेरा 0 पॉइंट समथिंग से रह गया था। ये फीलिंग तो सबसे खतरनाक है, हाँ, मतलब है ना? काफी डिप्रेसिंग फीलिंग कह सकते हैं, बट होने नहीं दिया अपने आप को डिप्रेस। दूसरी चीजों में एंगेज रखा, और थोड़ा भरोसा भी था अपने आप को कि हो जाएगा। और कुछ ये भी था सर उसी टाइम, चलो लकीली आपका केवीएस में भी होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही बात वही है कि भाई लक बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि केवीएस भी उसी टाइम पे आ गया, और इतनी प्रिपरेशन हो रखी थी पहले से डीटीपीएसबी की, तो केवीएस में इतना कुछ खास करना नहीं पड़ा प्रिपरेशन के मामले में। जो एक्स्ट्रा चीज थी वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्या करा क्या नहीं, बट हाँ लक ने साथ दिया, तो केवीएस में लग गए थे। बट हाँ, जो पॉइंट मार्क्स से जो रह जाता है, वो दर्द वही समझ सकता है जो रह गया हो कोई भाई मेरा। ठीक है। अभी मैंने ये जेबीटी वाला दे रखा, मैं बात वाला, मैं नहीं दर्द सहना जाता दोस्त वो। ये दर्द किसी को ना मिले, या तो 5 मार्क्स रह जाए बंदा, हाँ, या फिर पार ही हो जाए। बॉर्डर लाइन वाला जो सिस्टम है ना, बस वो तो अलग ही लेवल का। ना किसी को बता सकते आप, ना कुछ कर सकते, क्योंकि जिसको बताओगे वो तो जज करेगा, वो तो जज करते हैं, क्योंकि लोग तो बस ये देखते हैं पास है या फेल है। जो सक्सेसफुल हो गया उसकी बात सुनते हैं, जो नहीं हुआ, चाहे आपने पॉइंट से रहा हो या कितने से रहा हो, आपकी बात को कोई वैलिडिटी नहीं देगा। जहां हम अभी खड़े हैं ना जी भाई, तो वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। तैयारी अगर कोई बच्चा शुरू करना चाहता है या कर रहा है तो वो कैसे करे? जो बच्चे बिल्कुल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए तो मैं तो ये कहूंगा कि कोचिंग ले लो, कोई एक बेस बना लो अपना। कोचिंग से और कुछ नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो कि कोचिंग से आपकी पूरी नैया पार हो जाएगी, तो वो इम्पॉसिबल है। ऐसे मैंने 2 कोचिंग मैंने जो फेमस है सबसे ले रखी हैं, अध्ययन मंत्रा और प्रतीक्षा लिखसर, दोनों ले रखी हैं। खुल के कह सकता हूँ मैं कि खाली कोचिंग के दम पे कोई बच्चा पेपर पास नहीं कर सकता, डीटीपीएसबी का ना केवीएस का। खाली अगर कोचिंग के दम पे कोई बंदा रहेगा तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये बात की गांठ बांध लो। क्या बांध लो? गांठ बांध लो। और बस यही है। फिर आप एक बार आपने अपना बेस बना लिया किसी कोचिंग से, अभी बहुत टाइम है आपके पास। अभी मतलब वैकेंसीज मोटिवेटेड रहो, बिल्कुल वैकेंसीज आएंगी 2025 में। डीटीपीएसबी की तो पक्का आएंगी, और केवीएस के भी जहां तक हैं दिखेंगी वैकेंसीज प्राइमरी टीचर की। मेरे से भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इंस्टाग्राम पे कि केवीएस की तैयारी करें, इसकी तैयारी करें, तो मैं बोलूंगा कि भाई डीटीपीएसबी की तैयारी कर लो फोकस होके, क्योंकि डीटीपीएसबी की तैयारी आपने अच्छे से कर ली
तो आपका केवीएस का 80 to 85% सिलेबस कवर हो गया उसमें। ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा टचअप देना पड़ता है बाद में, वो बात की बात है, जब वैकेंसी रहेगी आप खुद कर लोगे। ठीक है, जब तक आपको इतना पता लग जाएगा, इतना आप स्टडीज में घुस चुके होगे कि आप खुद कर लोगे, तो डीटीपीएस की तैयारी कर लो, अभी सफिशिएंट टाइम है। एनआईयूएस उठा लो। शुरू में लगता है भाई वो हेक्टिक है बहुत ज्यादा, कि 10 कोर्सेज हैं उसमें, 501 से 510 तक, है ना। उसमें भी फिर उसमें हर एक में blocks हैं। 2-3 ब्लॉक है, फिर उसमें 3-4 तो ब्लॉक लगभग हैं, 30 बुक्स हो जाएंगे आपके पास। तो और लगता है एक शुरू में लगभग ये लगा लो 100 पेज 100 भी पेज एवरेज तो मान मान के ही चलोगे ना, तो लगभग 3000 पेज हो जाएंगे भाई। पर भाई है ना? वो शुरू में लगता है कि हाँ। 3000 पेज हैं, इतने पेज हैं, कैसे होंगे। मेरे को भी लगता था जब मैंने स्टार्ट की थी, मतलब मेरे को तो आदत ही नहीं थी भाई कि 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज्यादा मैं बैठ जाऊं पढ़ने। ठीक है, मेरे को भी बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता था कि भाई कैसे होएगा ये। एक बार स्टार्ट करोगे ना, खुद ऐसी पेस बन जाएगी आपकी, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो रिपीट होती हैं बार बार। ठीक है सर, अब मैं बच्चों के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले सर, अगर कोई बच्चा पूछे भी एनआईएस कहाँ से पढ़े, एनआईएस क्या मतलब? एनआईयूएस भाई एक इंस्टीट्यूट है, एनआईयूएस ओपन इंस्टीट्यूट है, डीएलएड कराता है वो। ठीक है, अब सरकारी है वो, तो डीटीपीएस भी ने एक तरीके से उसे अपना मान लिया कि यहाँ से हम उठा के दे सकते हैं सिलेबस। ठीक है, अब पक्का नहीं है कि देखो, मेरे को भी नहीं पता, भाई को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता अगली बार कहाँ से डीटीपीएस भी उठा के दे दे। बट देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। हाँ, भाई एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, तो अश्विनी भाई जो कर रहे हैं, या फिर मैं जो कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो, वही करेंगे सारे बच्चे। तो हमारा कॉम्पिटिशन एक दूसरे से है। एनआईयूएस पढ़ लो, जिसका एनआईयूएस हो गया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एनआईयूएस हो चुका है भाई, क्योंकि अब तो एनआईयूएस बिल्कुल बेस बन रखा है डीटीपीएस के लिए, कि भाई पार्ट 2 के लिए, पार्ट बी के लिए NIOS एक बार एनआईयूएस करना ही उठाने करना ही करना है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि सर एनआईयूएस कर लिया, अब क्या करें। तो भाई वो इग्नू वाली बुक उठा के पढ़ने लग जाओ, टाइम है अभी आपके पास। और वैसे तो अगर मैं आपकी जगह होता, तो मैं तो इग्नू की बुक नहीं पढ़ता, मैं एनआईयूएस को ही 5 बार 10 बार 20 बार रिवाइज करता बार बार। और फिर साथ में प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगा वो तो लो, भाई या वैसे मॉक टेस्ट लगा लो, तो फिर क्या होगा सर, जैसे हम एनआईएस करते हैं ना, वो एक बेस हो जाता है बच्चे के बेस बन लिए। जाता है, बिल्कुल। वो इतना होलसम है कि उसके बाद अगर कोई नया टॉपिक आएगा ना, तो आपके लिए वो आउट ऑफ नोवेयर नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं आप पहले से उससे फेमिलियर मिलोगे। हाँ, तो फिर आप उसको पढ़ भी लोगे तो कोई ज्यादा बड़ी चीज होगी नहीं आपके लिए। तो पर मॉक टेस्ट तो देखो सब बताते हैं कि मॉक टेस्ट पे फोकस करना ही है, और करना भी चाहिए। प्रीवियस ईयर पे बिल्कुल फोकस हो गई। जो स्टार्ट कर रहा है ना स्टडीज, एक बात मैं बताना भूल गया भाई, जो स्टडीज स्टार्ट कर रहा है वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के एग्जाम दे, अपना जो स्कोर है और जो अपना अटेम्प्ट है वो एनालाइज करे पूरा, प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम, एक एग्जाम नहीं 5-7 एग्जाम पहले एनालाइज करे, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करे अपनी। फिर एक डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, तो इस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अपनी। तो अब मैं के 100 मार्क्स का तो चलो एनआईएस हो गया, प्लस में थोड़ा सा मॉक टेस्ट या क्वेश्चन इधर उधर से प्रैक्टिस करने के लिए हो गए। इन एडिशन टू दैट फर्स्ट पार्ट, जिसमें अलग अलग 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो अब एक एक सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने कैसे किया, वैसे ही मैं गाइड भी ऐसे ही कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स के 10-12 टॉपिक हैं, 10 से 15 टॉपिक हैं। डीटीपीएस को वही टॉपिक हैं भाई, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उससे ही क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। मैथ्स पे तो इतना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट समझ लो, सबसे ज्यादा स्कोरिंग मेरे को मैथ्स लगता है। हाँ, बट मैथ्स में दिक्कत क्या है कि जो मैं बता रहा हूँ, 2019 में मैंने पहली बार जब एग्जाम दिया था भाई, तो अगर मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता तो मेरा उसी टाइम पे 2019 में, आज से 4 साल पहले 5 साल पहले मेरी जॉब लग चुकी होती, जब मैं 19 साल का था तब। बट मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं आता था। वो क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैंने कभी मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, कभी एनालाइज नहीं किया था अपने आप को। मैथ्स मेरा खा गई थी 40 मिनट, तो एग्जाम में 50 क्वेश्चन पार्ट बी के अनसीन रह गए, देखे भी नहीं हो मैंने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, तब जाके 107 50 क्वेश्चन आप सेकंड पार्ट के देख भी लेते ना, और 10 मार्क्स तो आ ही जाते, 20 ठीक कर देते, 10 भी आ जाते, तब भी हो जाता। तब भी हो जाता। बट कोई नहीं, जैसा डेस्टिनी चाहे, ठीक। सही है। तो सॉरी, मैं थोड़ा इधर उधर भटक जाता हूँ बीच में, कोई नहीं, आदत नहीं है। रेलेवेंस बच्चे भी तो काउंटर क्वेश्चन आएंगे ना, बिल्कुल। तो साथ साथ में आपके मन में जो चीज आ रही है उस साथ में आप कवर करते चलो। हाँ, तो मैथ्स में ये जो भी टॉपिक्स हैं, एक बार इनको आपने कहीं से ही पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ लो, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, राकेश सर हैं, राकेश यादव, दूसरे भी और बहुत सारे टीचर हैं, मेरे को नाम नहीं पता, ऐसे नाम याद नहीं है, वीडियो मैंने भी खुद देखी, आप डायरेक्टली टॉपिक सर्च करो, यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक की समझ नहीं आ रही दूसरे की देखो, दूसरे की यानी तीसरे की देखो, क्योंकि सबके वेज अलग अलग होते हैं। बता, जिस किसी सर को किसी का समझ आएगा, मेरे को किसी और का समझ आएगा, हो सकता है। ठीक है, एक बार टॉपिक सारे कवर कर लो अच्छे से अपने, उसके बाद
कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है बस। उस एक बार आपने लिख लिया ना कि ये फॉर्मूला इसका ऐसे करते हैं, एक एक क्वेश्चन लिख लो बस उसके भाई। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में ये ट्रिक होती है, ऐसे करते हैं, लिख लिए। उसके बाद बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगले दिन से बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे लग जाओ उस टॉपिक की। अगला टॉपिक उठाओ, वो ऐसे करो। तो 10-12 टॉपिक हैं, मुश्किल से 1 महीना लगेगा आपको सारे टॉपिक्स समझने में और साथ साथ प्रैक्टिस करने में। इंग्लिश के साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों का एक साथ है भाई, ग्रामर का ही है पूरा जो भी है, ठीक है। बाकी एक वो कैब उसमें इंग्लिश में सबसे इंग्लिश हिंदी दोनों में ही, मेरे को तो दोनों में ही लगती थी भाई दिक्कत, सही बताऊं तो। उसके लिए वो कैब के लिए तो भाई यही है कि डेली मैं 15 से 20 मिनट निकालता था अपने, इंटरनेट से ही PDF डाउनलोड करता था, मोस्ट सर्च वो कैब या मोस्ट सर्च वो कैब ऑन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसे कुछ करके जो भी सर्च करता था, जो भी लिस्ट आती थी उसमें से डेली 20, 25 या 15 जितने भी याद हो रहे हैं उतने याद कर लेता था, लिखता रहता था। नेक्स्ट डे दोबारा उन्हें रिवाइज करता था, फिर नए याद करता था। ठीक है, रिवाइज हो जाते हैं 5-7 मिनट में और नए पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट में। तो 20-25 मिनट बहुत होते हैं वो कैब के लिए। डेली डेली दे दो, वो कैब कहीं नहीं गई आपकी मेरे हिसाब से। फिर अब बिल्कुल ही कोई अनोखी आ गई तो अलग बात है, वो भाई भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूँ कंपटीशन है, ये भी नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, ना आपका नुकसान हुआ ना मेरा नुकसान हुआ, ठीक है। बाकी लक तो फैक्टर रहता ही रहता है किसी भी एग्जाम में। अब मेरा पॉइंट से रह गया तो लकी था भाई। लक तो सर एक क्वेश्चन में फैक्टर होता है, एक क्वेश्चन में स्किप कर देता तो भी हो जाता मेरा। अब मैं गलत की जगह स्किप ही कर देता क्वेश्चन तो भी मेरा हो जाता है। हाँ, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ ना, लक इतना बड़ा फैक्टर होता है कि मतलब जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ उनको एक बार में DSSB 2018 में DOE का मौका मिला, बिल्कुल MCD का मौका मिला, KVS का मिला, और उसके अगले साल 2019 में फिर DSSB का मौका मिला। समझ गए, ये लक है। और ये आप लोगों का भी लक है कि भाई 2019 में के बाद 21-22 वाला, मतलब 22-23 वाला ही मौका मिला, उसके बाद अब तक कुछ नहीं मिला। तो ये सारा लक तो है ही भाई, बड़ा बिल्कुल फैक्टर होता है। लक की तो मैं भी इंटरव्यू की बताऊंगा, इतना मस्त किस्सा है मेरा लक का। तो फिर उसके बाद हाँ, अब इंग्लिश हो गया सर। इंग्लिश का कुछ और बता सकते हो आप सोर्सेज? इंग्लिश के लिए कोई सोर्स भाई मेरे पास तो, जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे पास तो कोई और सोर्स नहीं था जिसे मैंने कंसीडर करा। कोचिंग से जितना पढ़ा था, बार बार रिवाइज करे टॉपिक्स कि ऐसे ऐसे करते हैं, क्लियर हो गए टॉपिक्स। उसके बाद प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हाँ भाई एक चीज बताता हूँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खाली बुक से नहीं करी मैंने। यूट्यूब पे कोई भी रैंडम बंदा हो जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हो, उसके देख के 2x स्पीड पे, 2.5x स्पीड पे, जितने पे देखने आपको उतने पे देखो जल्दी जल्दी। वहां से प्रैक्टिस करने में ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो साथ में ना एक्सप्लेन भी कर देते हैं ना बंदा। मान लो जो आपको आ गया वो तो आ ही गया, वो तो आपने स्किप कर दिया जल्दी जल्दी आंसर देख के, और जो नहीं आया वो बंदा साथ के साथ एक्सप्लेन कर देता है। बुक से करने में ये दिक्कत रहती है, मार्क तो कर लेते हैं, अब वो ढूंढेंगे इधर उधर, गलत हुआ, एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता सही से। ठीक है, तो यूट्यूब से भाई मतलब बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि टाइम वेस्ट होएगा यूट्यूब पे, बट मेरे को तो काफी अच्छा लगता है यूट्यूब से प्रैक्टिस करना। मैंने तो जितने भी चैनल मिले, प्रतीक्षा एलिक्सर, अध्ययन मंत्रा, लेट्स लर्न, दुनिया भर के जितने भी चैनल मिले, सबसे मैंने प्रैक्टिस करी होगी अपने टाइम पे जब मैंने प्रैक्टिस करी थी। ठीक है। और एक टॉपिक रहेगा भाई मेन, जिसका सब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, जीके, जिससे मेरे को भी बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है कि मैं करूंगा तो तैयारी जीके के लिए भाई। मैं सबको ये बताता हूँ, और यही है, मतलब प्रीवियस ईयर का एनालाइज कर लो। DTPSB के, चाहे वो PRT का एग्जाम हो, TGT का हो, PGT का हो, कोई भी एग्जाम उठा लो, वो तो सबका सेम होता है, पार्ट ए। LDC का भी इवन है ना, पार्ट ए सबका सेम होता है। और उठाना बिल्कुल रिसेंट वाले, जैसे मान लो अभी वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हो, तो सर्च करना जो भी रिसेंट में किस एग्जाम हुआ हो DTPSB का, किसी भी लेवल का, उसको उठाना, पार्ट ए एनालाइज करना, पार्ट ए में जीके को अच्छे से एनालाइज करना, और नोट डाउन कर लेना कि भाई ये टॉपिक्स रिपीटेड हो रहे हैं बार बार। कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे मान लो स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स का आया हुआ है, तो आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लो। आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस के 3-4 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक और भी टॉपिक्स होंगे ऐसे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो रैंडम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लो एक बार रिपीटेड वाले टॉपिक्स पहले, सबसे पहले उनको किसी भी सोर्स से पढ़ लो। आप यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ लो, लूसेंट की बुक से या किसी दूसरी बुक से पढ़ना है वहां से पढ़ लो, कवर कर लो अपना वहां से। और फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, वो एक तरीका तो ये है भाई, करंट अफेयर्स हैं जो
डेली आप 1 घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के, तो बेटर है। वो स्टैटिक यूट्यूब वाले बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं। एक है यूपीएससी का पढ़ाती है वैसे मैम, कृति मैम करके नाम है, KRATI करके नाम है। बहुत कृति, पहले हाँ। कृति या कृति ऐसे कुछ नाम था भाई, भूल गया, आ जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स विद कृति मैम लिखोगे तो आ जाएगा। वो 1 घंटा पढ़ाती हैं डेली, और वहां से आप करंट अफेयर्स करोगे, अभी से अगर करोगे तो आपके करंट अफेयर्स प्लस जीके, स्टैटिक वाली जीके, जो पार्ट है, स्टैटिक वाला जो पार्ट है, हाँ। दोनों चीज कवर हो जाएंगी एक वीडियो से। बट 1 घंटा निकालना भाई सबके बस की बात नहीं है। मैंने कंटिन्यू करा था, मेरे से भी दो हफ्ते तक ही कवर हो पाया था, तो वो मैं बता रहा हूँ अगर कोई कर पाए तो बेटर है। मैं हालांकि नहीं कर पाया था। नहीं तो फिर ये कई सारे वो अभी नेक्स्ट एग्जाम करके है कि क्रेजी जीके बहुत सारे टेक्स्ट होंगे, करके वहां से हाँ, स्टैटिक जीके बिल्कुल। कर सकते हो, तो ये है। लेकिन ये है कि जीएस वाला पार्ट ऐसा सर आपको यहाँ पे कंटिन्यू रहना ही पड़ेगा, जब आप छोड़ दोगे तुरंत बिल्कुल। सब साफ है ना। तो उसके ऊपर स्टार्ट करने का मोटिवेशन यही है कि पुराने वाले एनालाइज करके जो टॉपिक्स ज्यादातर रिपीटेड लग रहे हैं उनसे स्टार्ट कर लो आप। वरना तो ऐसा लगता है कि भाई ये बुक, लूसेंट की बुक मैंने तो उठाता हूँ, मेरे को अभी भी डर लगता है उठाते हुए उसे, कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें समझ नहीं आता। तो पहले एनालाइज करके वो टॉपिक्स पढ़ लो, स्टार्ट करो जो रिपीटेड हो रहे हैं। क्योंकि फिर क्या होता है भाई, हमने मॉक टेस्ट दिए, मैंने प्रिपरेशन करी, लूसेंट से पढ़ना स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट दिए, पता लग रहा है 20 में से मेरे 2 ही मार्क्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट ही करी है लूसेंट पढ़नी, इतना सारा सिलेबस रह रहा है जो इसमें आता है। अब अगर मैंने प्रीवियस ईयर एनालाइज करके पढ़ना स्टार्ट करा है तो हो सकता है 2 की जगह 4, 5, 6 मार्क्स मेरे आने स्टार्ट हो जाएं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे मार्क्स अभी आ जाएंगे आपके, पर मार्क्स बढ़ जरूर जाएंगे प्रीवियस ईयर एनालाइज करके पढ़ोगे जीके तो, ठीक है। तो वहां से एक मोटिवेशन मिल सकती है स्टार्ट करने की। मतलब उससे भी ये नहीं है कि आप मतलब मेरे खुद नहीं आए होंगे शायद जीके में, वैसे इंडिविजुअल मार्क्स तो नहीं दिखाता DT प्लस भी, बट मेरे को लगता है 10-12 ही आए होंगे शायद। भाई 10-12 बहुत बढ़िया नंबर, बहुत ज्यादा नंबर है 10-12 उसमें, तो वही ठीक है। ठीक है। और रीजनिंग रह गया। हाँ रीजनिंग, रीजनिंग तो बस आधे घंटे डेली पढ़ लो अपना हो जाता है। रीजनिंग तो कोई वो दिक्कत ही नहीं रीजनिंग है। का तो सर अगर किसी का मैथ्स पे जिसने काम कर लिया ना, बिल्कुल। रीजनिंग कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज, आप रीजनिंग हफ्ते में सैटरडे संडे एक डे 1.5-2 घंटा कर लो बस, उसी से काफी सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। और रीजनिंग में ये है, या तो आपके दिमाग में अगर वो कनेक्शन स्ट्राइक कर गया, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, रीजनिंग में प्रैक्टिस तो वो ठीक हो गया। नहीं तो आप कितना ही कोशिश करें ना, सोल्व नहीं होगा। और वो केवल तभी स्ट्राइक करेगा आपने वो पहले कर रखा होगा। तो प्रैक्टिस करो एक बार अच्छे से रीजनिंग की, तो हो जाएगा। वो मुश्किल नहीं है लेकिन। एक बात और है भाई कि बहुत सारे बच्चे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अभी जो स्टार्ट कर रखी होगी जिन्होंने, हाँ। बीच में होंगे, फेज में होंगे, बीच वाले जो स्टार्ट करेंगे, तो एक ऐसा पॉइंट आता है भाई प्रिपरेशन करते वक्त जब लगता है कि कुछ नहीं आता मुझे भाई। मतलब आप बहुत सारी प्रिपरेशन कर लोगे तब आपको ऐसा जाके लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, अभी ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। हाँ। समझ लेना अब आप इस पॉइंट पे आ गए हो, आप अब सही राह पे आ गए, मतलब बिल्कुल सही वे में अब चल रहे हो आप। क्योंकि जो पढ़ लेता है ना बहुत सारी चीजें बच्चा, उसे ही पता होता है कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है। अगर मैं बिल्कुल ब्लैंक से स्टार्ट करूंगा ना तो मेरे को लगेगा कि आसान है, मतलब ये तो हो जाएगा। पर आप जब बहुत सारी चीज पढ़ लेते हो तब आपको बहुत सारी ऐसी चीज पता लगती हैं जो करनी चाहिए आपको। तो उस फेज में आके डिमोटिवेट मत होना, डरना मत, क्योंकि अब आप समझ लो अब आप सही राह पे हो, है ना, कंपटीशन में आप आ गए हो आप। और वो स्टेगनेशन का पॉइंट जहां आपको लगता है कि यार इससे ऊपर तो नंबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ हो गया, और कभी एकदम ये लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है ना। जब ऐसी स्टेज पे आ जाओ ना तो समझ लेना कि भाई अब थोड़ा सा आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत है। स्टडी, मॉक टेस्ट दो तो उनको एनालाइज अच्छे से करने की जरूरत है, तभी आप वो टॉपिक फिल्टर आउट कर पाओगे जो अभी आपके रहते हैं, या फिर जो कर लिए लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं उनसे, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से कवर करने की जरूरत है, जिससे आप वो एक बैरियर होता है ना 130-35 नंबर वाला, उसको फिर क्रॉस कर पाओगे। नहीं तो फिर वहां स्टार्ट करते हैं ना स्टडीज, जब अपने स्टार्ट करते हैं तो बहुत टाइम तक ऐसा लगता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि देखो एक ऐसी बताता हूँ, एक बैम्बू ट्री होती है भाई, उसे 5 साल तक आप डेली उसका मतलब सीड डाल दो उसकी, 5 साल तक डेली आप पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, आपको 5 साल तक 1 सेंटीमीटर का पौधा दिखेगा, 5 साल तक। फिर वही बात स्टडीज के साथ है, ठीक है, आप करते रहो, आपको शुरू लगेगा कुछ नहीं हो रहा, आप सोचोगे छोड़ दूं अब मैं इसे। बट जो बैम्बू ट्री है ना, जो 1 सेंटीमीटर का पेड़ है, उसके 1-2 महीने बाद वो 1 सेंटीमीटर से 90 फुट तक कब उग जाती है पता नहीं लगता। तो वही स्टडीज के साथ है, आप पढ़ते रहोगे, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, बट आपका बेस जो नीचे बने जा रहा है ना,
वही सारा है। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करोगे, फिर आपका धीरे 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 नहीं, फिर एकदम से आपका जो रिजल्ट रिजल्ट आएगा, तब बात बनती है, तब मोटिवेशन मिलती है। और मॉक टेस्ट से बस एनालाइज नहीं, मतलब एनालाइज तो करने के लिए होते ही है, बट खाली एनालाइज नहीं होता। मॉक टेस्ट से मोटिवेशन बहुत अच्छी मिलती है जब आपकी स्टडीज सही डायरेक्शन में हो तब। और दूसरा, जब आप जो आपने पढ़ लिया और वो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ गया, तो फिर आपको लगता है कि हाँ मैं मतलब मेरी इस स्टडी डायरेक्शन सही में जा रहा हूँ, बिल्कुल। ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है सर, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब एक बात मॉक टेस्ट की चल रही है तो बता देता हूँ, फिर कभी भूल जाऊंगा मैं, देखो है ना। तो मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं, कहाँ से नहीं देने। मॉक टेस्ट भाई जहाँ से दे सकते हो ना, वहां से दे लो। टेक्स्ट बुक ऐप है, सबसे बेस्ट तो वही है, खैर सबसे ज्यादा ऑप्शन उसी पे हैं, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट वही बनाती है, ठीक है, वहां से दो। मैंने अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक ऐप के सारे अध्ययन मंत्रालय फ्री में जो दे रहे थे जितने, वो प्रतीक शिवालिक सर के पेड वाले, एक और अंकित कोई कर, रोजगार विद अंकित ऐसे कोई चैनल है, अच्छा। उन्होंने भी स्टार्ट किए थे अपने। तो मेरे को जहां से जो मिल रहे थे ना मॉक टेस्ट, सारे दिए हैं मैंने लगभग, ये समझ लो उस टाइम पे। तो मॉक टेस्ट इतने जरूरी हैं, जहां से मिल रहे हैं वहां से दे लो। और एक और बताता हूँ कि मैं कहाँ से, एक अंदर से फीलिंग जरूर होनी चाहिए कि पता लगता है, बंदे को खुद पता लग जाता है कि अब मैं सही डायरेक्शन में हूँ। आपको भी पता लग जाएगा जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे तैयारी में, है ना। शुरू में तो नहीं लगता, खैर जब थोड़ा आगे बढ़ जाओगे आपको भी पता लग जाएगा। तो एक बात है 2022 की शायद, जब वैकेंसीज आई थी, मतलब एग्जाम नहीं हुआ था, अध्ययन मंत्रालय वालों ने, ये स्टूडेंट सोचेंगे मैं बार बार अध्ययन मंत्रालय का नाम ले रहा हूँ मैं नाम नहीं ले रहा, मैंने कोचिंग वहां से ली थी, तो मेरे को लगता है मैंने प्रतीक शिवालिक सर से भी बहुत तो मैं कह रहा था कि अध्ययन मंत्र वालों ने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा था भाई, मॉक टेस्ट फ्री था वो था। उसमें उन्होंने रैंक दी थी, 4000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, आई गेस उसमें मेरी रैंक 3 आई थी। तो वहां से जो मेरे को मोटिवेशन मिला था ना, जब रैंक आप देख के आपका मोटिवेशन जो आता है ना कि भाई 3000 बच्चों ने, 4000 बच्चों ने पेपर दिया है, मेरी रैंक 3 आ गई, वहां से जो मोटिवेशन मिलता है, फिर करता है आपका पढ़ने का मन अच्छे से। हाँ ये तो है। ऐसा नहीं होता, लोग सोचते होंगे अभी किसी ने नहीं दिया तो ऐसा सोचेंगे कि जब रैंक 3 आ गई इतने बच्चों में तब तो ऐसा लगेगा कि मेरे को सब आता है, बट ऐसा होता नहीं है कायदे में ना। तब आपको लगता है कि हाँ भाई अब मैं सही हूँ, अब मेरे को इसी को कंटिन्यू करना है, कम से कम इतना तो मेरे को लेवल बना के रखना है अपना। बस यही बात शेयर करनी रह गई थी। चलो अब सेकंड पार्ट, सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में थोड़ा सा आप और कुछ बताना चाहोगे सर? सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में भाई, हाँ, मॉक टेस्ट के अलावा जो फोकस करना है एनआईओएस को, तो भाई सबको पता है, वही तो बात है ना। अमृत है भाई, अमृत है वो तो पीना पड़ेगा ही। अब DT+B में रेस में आना है अगर आपको, वो जमाने तो लग गए भाई, जब थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया कहीं से, नोट्स से देख लिया इधर उधर से और हो गया, वो जमाने लग गए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया। अब कोई एनआईओएस से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, कहीं से कर रहा है, तो एनआईओएस से तो करना पड़ेगा ही। और सफिशिएंट भी है एनआईओएस, ऐसा नहीं है कि ये कर लिया इसके बाद कहीं और से भी आपको मुंह मारने की जरूरत है, नहीं, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। ठीक है। बट ना एनआईओएस खाली रीड करने से बात नहीं बनेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जब ने रील्स डालने स्टार्ट करी है, तो बहुत सारे इनका आपको ना नीचे दिख भी जाएगा, तो आप सर को फॉलो कर सकते हो और खूब सारे क्वेश्चन पूछ लीजिए फिर इनसे। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो सब फॉलो कर लेना और पूछ लेना ठीक है। तो भाई खाली रीड करने से बात नहीं बनेगी एनआईओएस को। एनआईओएस को जब रीड कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पार्ट उसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाने जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन जब करोगे ना तो बुक उठा के रिवीजन नहीं होता कभी। 3000 पेज नहीं पढ़ रहा हूँ। 3000 पेज भाई बुक कितनी बार पढ़ लोगे? एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, पर रिवीजन ना 1-2 बार नहीं करना, आपको रिवीजन 5-7 बार करना है। मैंने खुद 7-8 बार रिवीजन करा है एनआईओएस का। अब अगला क्वेश्चन बच्चों का ये आएगा कि सर आपने नोट्स बनाए थे अपने टाइम में? बिल्कुल भाई, सर वो भेज देना हमें, ये कहेंगे अब मैं नोट्स, सबके अपने अपने नोट्स अलग अलग होते हैं। मैं बता रहा हूँ, नोट्स में शेयर कर भी दूंगा ना आपको, तो पढ़ नहीं पाओ कुछ, मतलब ना मेरी हैंडराइटिंग समझ आनी है आपको। हाँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओगे तो फोटो मांग लेना चाहिए मेरे से। हाँ। ना आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ आनी, ना समझ आना कि कहाँ से क्या लिख रखा है, क्योंकि नोट्स होते हैं अपने आप को समझाने के लिए, है ना, कि मतलब जल्दी से मैं कैसे समझ पाऊँ। तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी समझने की, मेरी अलग होगी, ठीक है। तो नोट्स
अपने नोट्स होते हैं जो होते हैं, दूसरे के नोट्स लेके कोई फायदा नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और एक बार नोट्स बनाओ, जैसे आज मैंने एनएस का एक ब्लॉग स्टार्ट करा है, ठीक है। आज मैंने 30, मैं पढ़ता था अपने टाइम पे 30-40 पेज ही पढ़ता था, एक टाइम मतलब 1 घंटा लगता था, 30-40 पेज पढ़ता था। उसके बाद 1 घंटा सुबह दोपहर को पढ़ा 30-40 पेज, और रात को आधे घंटे में वो 30-40 पेज को रिवाइज करके उनके नोट्स बनाए। मतलब नोट्स बना लिए, रिवाइज खुद हो जाता था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मार्क करते रहता था, तो वो मार्क करके वो लिख लेता था, नोट्स बन जाते थे। ठीक है, लिख लो अपने हिसाब से जैसे लिखना है, छोटे में बड़े में मर्जी है। और फिर नेक्स्ट डे जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, या फिर नेक्स्ट डे या फिर हर वीक के बाद सैटरडे संडे जब भी, तो एक बार जो पुराना सारे नोट्स बनाए उनको दोबारा से पढ़ लिया। पढ़ने में फिर भाई 5-10 मिनट लगते हैं, एक ब्लॉक पढ़, मतलब एक ब्लॉक नहीं, एक दिन का पढ़ने में, रिवाइज करने में। ठीक है। फिर बस ऐसे रिवीजन पे, तो मतलब जो कुल मिला के मुद्दे की बात है कि रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना अपना। खाली पढ़ के तुमने रीडिंग कर ली एनआईओएस की सारे 3000 पेज और बोल दिया कि हमारा एनआईओएस हो गया, तो ऐसा नहीं है, एनआईओएस नहीं हुआ आपका। आपने रीड कर लिया, हाँ, बट समझने के लिए और याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो फैक्चुअल हैं उससे, बिल्कुल, है ना, तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछे हैं, तो वो लाइन टू लाइन एक बार में तो भाई रीड कर लो तो याद थोड़ी रहेंगे जिंदगी भर, नहीं रहेंगे। तो बार बार रिवाइज करोगे तो हाँ फिर याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे। और बार बार क्वेश्चन करोगे, अब जरूरी है मॉक टेस्ट से ही करो, क्वेश्चन यूट्यूब से करो, दुनिया भर के आजकल तो लोग हैं, बट एक्सप्लोर करो हर एक ऑप्शन में, बिल्कुल एक्सप्लोर करो। किसी को ना अपना गॉडफादर मत मान लो, किसी पढ़ाने वाले को, ठीक है, ना भाई को, ना धनवंतरालों को, ना प्रदीप अलेक्सर, किसी को भी। आपके पास यूट्यूब है, एक्सप्लोर करो, आपकी दुनिया है, एक्सप्लोर करो अच्छे से। और देखो एक चीज सबसे बढ़िया तो ये है दोस्त, आप लोग सब जो देख रहे हो ना, बहुत रियलिटी बता रहे हो, तैयारी के बारे में, सिलेबस के बारे में, कोचिंग के बारे में, कंटेंट के बारे में सबसे ज्यादा जानता जो बच्चा तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, कोचिंग वाला आपसे ज्यादा नहीं जानता, ना उसको याद, समझ गए, बस उसके पास वो सोर्सेज है, एक टीम बैठी है जो उसको बता रही है, बस, समझ गए। नहीं तो आपसे ज्यादा उसको नहीं पता है, मान लो, लिखवा लो, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो कोचिंग तो बस बेस तक ही सीमित है भाई, मेरा तो बेस मानना है, तक ही बेस सीमित बन है, जाएगा, इससे आगे इससे कोचिंग आगे को कुछ गॉड फादर मत बनाओ, वो किसी काम की नहीं होती इतनी ज्यादा, ठीक है। तो और एक बात और भाई, कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, या दिमाग में आ रहा होगा कि डेली डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या फिर आपने डेज बना रखे थे कि आज मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, कल हिंदी पढ़ूंगा, ऐसे सबका अलग अलग होता है ऐसे तो माइंडसेट और समझने की पावर। तो बट जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं डेली मैथ से लेके पार्ट बी तक सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ता था। मतलब 5 आपके पार्ट ए के हो गए और एक पार्ट बी, 6 हो गए टोटल। मैं 6 के 6 सब्जेक्ट डेली पढ़ता था। टाइम टेबल भी शेयर कर देता हूँ दोस्त भाइयों के साथ, थोड़ा लंबी होगी लग रहा है वीडियो पर, दिक्कत नहीं है, बताओ। करते हैं अच्छे से ही करते हैं, अब कर रहे हैं तो टाइम टेबल भाई मेरा होता था, सबसे पहले सुबह उठ जाता। हाँ, मैं कोई दूसरी जगह पढ़ाई नहीं कर रहा था, कोई दूसरी चीज़ की पढ़ाई नहीं कर रहा था, ना मैं कहीं पे जॉब कर रहा था दूसरी जगह, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं कर रहे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, वो मॉडिफाई कर सकते हैं इसे अपने हिसाब से। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के मैथ्स पढ़ता था। मैथ्स इसलिए पढ़ता था, मैथ्स पढ़ के दिमाग खुल जाता है, नींद खुल जाती है, नींद उड़ जाती है ठीक है। तो सबसे पहले उठ के सुबह मैथ्स पढ़ता था 1 घंटा, जिसमें दिमाग फ्रेश भी होता है, फ्रेश भी होता है। मेरा तो भाई देखो सबका अलग अलग होता है, कोई नाइट आउल होता है, कोई मॉर्निंग बर्ड होता है, किसी को रात में अच्छा समझ आता है, किसी को दिन में। मेरे को शायद रात में आता है, पता नहीं, मेरे को तो आता भी है, नहीं आता तो भाई मैं सुबह मैथ्स पढ़ता था, उसमें 20 मिनट में मैं, जो मैंने कोचिंग से या फिर जैसे भी नोट्स बनाए थे अपने, 20 मिनट में नोट्स एक टॉपिक रिवाइज करा, देखा क्वेश्चन कैसे करते हैं इसके। बाकी के 40 मिनट में 30 मिनट तक प्रैक्टिस करी क्वेश्चन की, जहाँ से भी, यूट्यूब से करनी है यूट्यूब से, बुक से करनी है बुक से। और बाकी जो बचे 10-15 मिनट वो मैं एनालाइज करता था, जो गलतियां हुई हैं, जो मैंने क्वेश्चन में जो नहीं आया, अगर लग रहा है वो नया टॉपिक ही है बिल्कुल मेरे लिए, सिली मिस्टेक को तो इग्नोर कर दिया, मतलब इग्नोर नहीं करा, मतलब समझ लिया, मतलब वो तो हो जाएंगे, चलो तो अलग चीज। बाकी अगर कोई ऐसा करे कि मेरे से समझ ही नहीं आया टॉपिक, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, तो फिर वो नोट डाउन कर लेता था फिर नेक्स्ट डे के लिए, कि इसे पढ़ना है यहाँ से, इस टॉपिक को फिर यूट्यूब से पढ़ लिया वो सर्च करके टॉपिक। मैथ्स पढ़ लिया 1 घंटा सुबह, 15-20 मिनट का नाश्ते का ब्रेक लिया, आधे घंटे का। रीजनिंग में आधे घंटे पढ़ता था दिन में, बस कुछ नहीं कर रहा था, 10 मिनट में देखा, 20 मिनट तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी।
मैथ्स कर लो, रीजनिंग होती रहती है साथ साथ, है ना। ठीक है। और फिर आधे आधे घंटे इंग्लिश हिंदी पढ़ता था, आधे आधे घंटे, हाँ। वोकेबलरी के लिए कभी कभी घूम, आपको ना जब पढ़ रहे हो ना तो पढ़ाई के साथ, प्रिपरेशन के साथ प्यार करना पड़ेगा उससे ना। आपको बिल्कुल ऐसा हो जाना चाहिए कि उस यही टाइम चीज है मेरे लिए अब तो, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब भूल जाओ उस टाइम के लिए। उस टाइम वही आपकी गर्लफ्रेंड है, वही आपका बॉयफ्रेंड है, ठीक है। मेरा तो कोई नहीं है, मतलब ना उस टाइम पे था, मैं वैसे बता रहा हूँ बच्चों को, आजकल की जनरेशन को। तो भाई उसके प्यार में पड़ जाओ। फिर जब जैसे नहा रहा होता था ना, मैं नहाने जा रहा होता था, तो टूटी खोल दी अपनी, जब तक टब भर रहा है, बाल्टी भर रही है, तब तक वोकेबलरी पढ़ता था 10 मिनट तक, ठीक है। इतना डेडिकेटेड तो नहीं होना था यार। वैसे यहाँ बच्चे कहेंगे प्राइमरी टीचर की जॉब के लिए इतना डेडिकेटेड होना नहीं भाई, अजीब है, बिल्कुल डेडिकेटेड होना बट भाई जो पड़ेगा। कंपटीशन है ना, इससे रिलेटेड ना एक वो बताऊंगा आपको स्टोरी, छोटी सी अपनी, पर आप बताओ पहले। ठीक है भाई। तो फिर ऐसे वोकेबलरी ऐसे कर लेता था घूमते फिरते, ऐसे मैं बता रहा हूँ 10-15 मिनट में। कभी वोकेबलरी ऐसे करता था, एक दिन हिंदी की, एक दिन इंग्लिश की, फिर हिंदी फिर इंग्लिश, ठीक है। और प्रिंट आउट से निकाल लेता था, वोकेबलरी के पीडीएफ निकाल लेता था इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड करके, रैंडम, ठीक है। और मार्क कर लेता था उसमें हाईलाइटर से, जो जो इंपॉर्टेंट लगते थे, जिनको लगता था कि रिवाइज करने की जरूरत है उन्हें। और फिर 40 से 45 मिनट मैंने जीके के लिए निकाल रखे थे अपने डेली। और जीके वही जो एनालाइज करके उन्हें टॉपिक्स निकाले थे, उनके नोट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए 45 मिनट रख रखे थे। बीच में दोपहर में सोता भी था 1-2 घंटे। फिर रात को मेरा था कि 1-1.5 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पार्ट बी की भी हो सकती है, पार्ट ए की भी हो सकती है, वो मतलब मेरे मन के ऊपर होता डिपेंड था करता था कि कैसा मूड है। और ठीक है। मतलब अच्छा है तो दोनों कर लेता, पूरा मौका दे लेता था अगर टाइम लगता है तो। बाकी हाँ, एक तो था भाई, मैंने कोचिंग से सीडीपी पढ़ी थी अपनी, एक था एनआईओएस से पढ़ी थी। अब जो बच्चे कोचिंग से कर चुके हैं और एनआईओएस भी कर रहे हैं साथ में, तो कैसे मैनेज करें कि भाई ये पढ़ें सीडीपी का या ये पढ़ें। तो मैं तो आधे घंटे या 20 मिनट जो कोचिंग से मैंने नोट्स बनाए थे उन्हें पढ़ता था 20 मिनट, और 1 घंटे जैसे मैंने एनआईओएस को बताया था वो पढ़ता था। और रात को या तो इनके क्वेश्चन कर लिए या फिर इन्हें वापस रिवाइज कर लिया, ठीक है। और हाँ, रात को 1-1.5 घंटा जैसे मैं बता रहा हूँ, 1 घंटे या 2 घंटे तक खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती थी। अब वो यूट्यूब से करनी है यूट्यूब से, चाहे बुक से करनी है बुक से, ठीक। और तो मजे आते हैं, मतलब टीचिंग की जॉब, कोई बहुत सारे बच्चे बहुत सारे ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे कि प्राइमरी टीचिंग की जॉब में ये भी करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, हेक्टिक जॉब है। हेक्टिक कुछ नहीं है इतनी, मतलब देखो जब कोई चीज मुकम्मल हो जाती है ना, तब तो सबको अच्छी नहीं लगती, मतलब उतना कोई फिर से तवज्जो देना नहीं चाहता या नहीं देता। बट जो सच है, एक ट्रुथ बताता हूँ कि केवीएस में भी मैंने जॉब करके देख ली 6 महीने, DT+ में भी अब कर ही रहा हूँ एनडीएमसी में। वहाँ पे भी अच्छा बिल्कुल माहौल था, प्राइमरी टीचर रूम है वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो चिल माहौल है भाई, अच्छे से तैयारी कर लो, नौकरी ले लो, मजा आएगा बिल्कुल। आपको नौकरी जब करोगे ना पूरा मजा आएगा। ठीक है भाई, आप लोग भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कुछ पूछना है तो हाँ, तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी सर अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये टाइम है जब हमें डिसिप्लिन और एक दूसरे के साथ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्टेग्नेशन वाला टाइम है।